Hello friends, welcome back to UGC plugin in the HPSC series of English Literature. I am happy कि आपने हमारी कम्युनिटी वॉल पर अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर की। आप सबकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करने के लिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें प्रैक्टिस करने चाहिए एग्जाम से पहले। मगर उससे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपको उसके आंसर के लिए प्रिपेयर होना है। जब तक हम लिटरेचर में अपना बेस क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनको कोई कुछ क्वेश्चंस दे दे एंड वो उसका रट्टा लगा लें एंड हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें हमारा बेस मजबूत बनाना जरूरी है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सक्सेस फॉर्मूला क्या है। सक्सेस फॉर्मूला है बेस प्लस प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस इज इक्वल टू सक्सेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस की लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बट अगर आप उसको एनालाइज नहीं करोगे तब उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब आपने कुछ भी लिखा, उसको जब तक आप पढ़ते नहीं, उसमें आप अपनी मिस्टेक्स नहीं ढूंढते, उनको इम्प्रूव नहीं करते, तब तक आप सक्सेस को नहीं छू सकेंगे। सो अब ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि बेस कैसे क्लियर करें, क्या पढ़ा जाए कि बेस क्लियर हो जाए। एंड दूसरा क्वेश्चन आता है कि बेस तो क्लियर करेंगे बट पढ़ें कहाँ से। ठीक है, अगर हमें ये भी पता चल जाए कि क्या पढ़ना है बट पढ़े कहाँ से। सो बेस क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में डालनी पड़ेगी, आपको बहुत सारा रीड करना पड़ेगा, रीडिंग करनी होगी। रीडिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्या रीड करें, कहां से रीड करें, है ना। सो क्या क्या रीड करें वो चीजें हम देखते हैं। कहां से रीड करें मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो आपको किसी भी लिटरेचर में कोई भी टाइम पीरियड को या किसी भी चीज को प्रिपेयर करना है तो आपको इन 7-8 पॉइंट्स को ध्यान में रख के रीडिंग करनी चाहिए। हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी बैकग्राउंड आपको उस टाइम पीरियड का पता होना चाहिए। सपोज आप एलिजाबेथन एज को प्रिपेयर कर रहे हैं या शेक्सपियर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं पहले भी बताती हूँ कि लिटरेचर क्या है। लिटरेचर क्या है? मिरर टू द सोसाइटी। अगर हमें उस टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है वो नहीं पता होगा तो हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हिस्टोरिकली क्या हो रहा था, क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पीरियड कैसा था, पॉलिटिकली किस तरह का माइंडसेट था, रिलीजन में क्या हो रहा था, रिलीजन का इम्पैक्ट भी लिटरेचर के ऊपर पड़ता है, एंड लिटरेरी बैकग्राउंड कैसा था, किस तरह से लिखा जा रहा था, किस तरह के राइटर्स थे, क्या ड्रामा लिखा जा रहा था, पोइट्री लिखी जा रही थी, क्या फिक्शन उस टाइम पर एस्टेब्लिश हो चुका था या नहीं हो चुका था, प्रोज कितना ज्यादा लिखा जा रहा था या कम लिखा जा रहा था। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, उस टाइम पीरियड में कौन कौन से लिटरेरी, इसकी स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, लिटरेरी RARY, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। सो इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स अगर कोई चल रहे हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे एस्थेटिसिज्म चल रहा है या आपके जो मूवमेंट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में। जैसे कि अगर हम एलिजाबेथन एज की बात ही कर रहे हैं तो उस टाइम पे 7 यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीजें हमें एक अच्छा आंसर बनाने में हेल्प करेंगी अगर आपको नॉलेज होगी। उसके अलावा उस टाइम पीरियड के सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स, एलिजाबेथन एज में हमें सारे ऑथर्स नहीं कर रहे हैं बट हमें नेम पता होने चाहिए। अगर हम ड्रामेटिस्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में इन्होंने बेन जॉनसन से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पर और कौन कौन से ड्रामेटिस्ट थे जो लिख रहे थे। जैसे 7 यूनिवर्सिटी विट्स लिख रहे थे जो कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे। एंड उस टाइम पर और कौन कौन से पोएट्स थे या उनका क्या लिंक था। सो ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड उन ऑथर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स, जैसे ये इस केस में एलिजाबेथन एज में हमें सिर्फ शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ना है और किसी के वर्क्स को नहीं पढ़ना है। सो उन्होंने 37 प्लेस लिखे हैं, उसमें से 28-29 प्लेस की हमें बेसिक समरी पता होनी चाहिए कि क्या स्टोरी लाइन है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि हमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बताऊंगी कि कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे किसी भी टाइम फ्रेम से बनते हैं, चाहे वो शेक्सपियर है, रोमांटिक एज है, मॉडर्न एज है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। उसके अलावा आपको किसी भी ऑथर को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको इन 4-5 चीजों के बेस पे पढ़ना है कि उनके कैरेक्टर्स कैसे हैं,
उन्होंने थीम्स कैसी यूज की हैं, क्या उनकी थीम्स जो है उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न है या डिफरेंट टाइप्स की थीम्स उन्होंने यूज की हैं, ये आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर ऑथर के लिए। जॉनर कौन सा यूज करते हैं, जैसे शेक्सपियर ने कॉमेडीज भी लिखी हैं, ट्रेजेडीज भी, प्ले लिखे हैं, बेसिकली उन्होंने हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं, और जितने भी तरह के उन्होंने चीजें लिखी हैं, पोइट्रीज लिखी हैं, लॉन्ग पोएम्स लिखी हैं, सोनेट्स लिखे हैं, तो आपको जॉनर्स के बारे में भी उस ऑथर, पर्टिकुलर ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, और उनकी जो राइटिंग टेक्निक्स है वो कैसी हैं, और उनके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था। जैसे शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर के ऊपर कौन कौन से लिटरेचर का इन्फ्लुएंस था, ये पता होना भी जरूरी है। एंड शेक्सपियर ने किसको इन्फ्लुएंस किया, या किसी भी ऑथर को हम पढ़ रहे हैं उसने किसको इन्फ्लुएंस किया, ये चीजें हमें पता होनी जरूरी है। और अगर आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं, आप चीजों को याद कर सकते हैं, तो हर ऑथर से कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी आप याद कर सकते हैं, जो आपके आंसर को बहुत सुंदर बनाती हैं। या फिर क्रिटिकल कमेंट्स को आप याद कर सकते हैं, अगर किसी टाइम पीरियड के बारे में या किसी ऑथर के बारे में किसी बड़े क्रिटिक ने कोई लाइंस कही हैं, वो चीजें भी आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन करनी है कि हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, उस टाइम पे कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स चल रहे हैं, उस टाइम के ऑथर्स कौन कौन है। आपको ऑथर्स के नेम तो सबके पता होने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स उस एज में होते हैं। जैसे रोमांटिक एज में आपको सारे जो मेन पोइट्स हैं, मैंने इसकी लिस्ट जो ऑब्जेक्टिव में दी थी वो आपके काम आएगी, वही सेम लिस्ट हमें यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। सो आपको उन ऑथर्स की लिस्ट से नाम याद करने हैं कि अच्छा ये 7 पोइट्स थे या ये 5 इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट थे, एंड उनके वर्क्स एंड उनकी कहानियां, ठीक है। समरीज आपको पढ़नी है, और ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन बेसिस पे आपको अपनी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। अब आपको बेसिकली करना क्या है, अगर मैं अगले इस हफ्ते के लिए मैं आपको एक होमवर्क दूं, अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैं आपको एक होमवर्क बता देती हूँ कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने शेक्सपियर से ही अपनी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन करते हुए शेक्सपियर को काफी पढ़ चुके हैं। हमने एक बार शेक्सपियर को गो थ्रू किया था ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन करते हुए, तो हमारी एक तरह से अभी रिवीजन ही हमें चाहिए, है ना। सो शेक्सपियर के लिए आपको ये काम करना है कि शेक्सपियर के लिए स्पेसिफिकली आपको क्या क्या पढ़ना है। एलिजाबेथन एज का रिलीजियस, लिटरेरी, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना है। फिर उस टाइम पर ड्रामा कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, शेक्सपियर से पहले ड्रामा कैसा था, मिरेकल प्लेस क्या है, मिस्ट्री प्लेस क्या है, मोरालिटी प्लेस क्या है, या इंटरलूड्स क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स जाननी है। अच्छा, आपको रट्टे नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। 7 यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। 7 यूनिवर्सिटी विट्स के नाम आप याद कर सकते हो, और उनकी बेसिक्स कि वो कौन थे, वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए लोग थे, उनमें से कौन कौन से लोग जो हैं वो ज्यादा फेमस हुए, कुछ कम फेमस हुए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में आपको उनकी बायोग्राफी पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है शेक्सपियर की बायोग्राफी के ऊपर, कि वो किस बैकग्राउंड से आए, कहाँ से आए, उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उन सारी चीजों को हम अपने आंसर्स में पुट करेंगे, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, हमें ये चीजें आंसर प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगी। समरीज आपको पढ़नी है, जितने भी 29 प्लेज इनके इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रेजेडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी ऑब्जेक्टिव पेपर भी देखोगे, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें ट्रेजेडी से मिले हैं, हैमलेट से, ओथेलो से, मैकबेथ से मिले हैं, किंग लियर से, ठीक है। सो हमें कुछ प्लेस की तो समरी बहुत अच्छे से करनी है, डिटेल में करनी है, ओपनिंग एंडिंग्स हमें पता होनी चाहिए, कैरेक्टर स्केचेस पता होने चाहिए, और हमें हर समरी को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने कहानी पढ़ ली, बट ये देखना है कि शेक्सपियर उस टाइम पीरियड के बारे में क्या बता रहे हैं। एंड सोर्सेस के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि शेक्सपियर ने कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर कौन से प्ले को लिखा।
ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से पढ़ना है, बट अभी ये समझ लो कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है वो भी बताऊंगी। इन 5 चीजों के अलावा आपको पढ़ना है कैरेक्टर्स कैसे हैं शेक्सपियर के। बेसिकली अगर हम बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो विमेन कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो विमेन कैरेक्टर्स कैसे हैं, या किंग्स एंड क्वींस का किस तरह से रोल दिखाया है, या फूल्स जो होते हैं कॉमेडी के लिए उन्होंने डाले हुए हैं बहुत सारे फूल्स, उनके बारे में। तो कैरेक्टराइजेशन के बारे में आपको प्रिपेयर करना है। थीम्स आपको पता होनी चाहिए किस तरह की थीम्स हैं। यॉनर आपको पता होनी चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टेक्निक्स एंड शेक्सपियर के ऊपर किन चीजों का इन्फ्लुएंस था, उन्होंने किन जगहों से अपने प्लेस के लिए सोर्सेज लिए हैं। एंड एक और क्वेश्चन बन सकता है जो शायद आपके पेपर में भी आ जाए कि शेक्सपियर ने किन किन लोगों को इन्फ्लुएंस किया, या अभी प्रेजेंट में शेक्सपियर के ऊपर किन लोगों ने कुछ लिखा है या उनके प्लेस को किसी चीज में कन्वर्ट किया है। सो कंबाइन करके आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा शेक्सपियर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है। वैसे ये सारी जो टर्म्स हैं शेक्सपियर ने नहीं दी हैं, बट शेक्सपियर ने इन सारे टर्म्स को अपने प्लेस में यूज किया है। मतलब इन सारी चीजों को एज ए टर्म नहीं बट प्रैक्टिकली इन टर्म्स को अपने प्लेस में यूज किया है। सो आपको पता होने चाहिए कि हिमार्शिया क्या है, पैरिपेटिया क्या है, ये अरिस्टोटल से आई हैं बट शेक्सपियर ने यूज किया है। या फिर यूनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, है ना, यूनिटी ऑफ एक्शन, क्या शेक्सपियर ने उसको यूज किया है या नहीं। ट्रेजिक फ्लो क्या होता है, एंड सॉलिलकी क्या है, सॉलिलकीज का बहुत ज्यादा यूज किया है। एंड डिफरेंस क्या है सॉलिलकी एंड असाइड में। सो सॉलिलकीज क्या होती हैं, जब कोई कैरेक्टर मन में कोई बात सोच रहा होता है, सो उस स्टेज पर बैठे हुए बाकी कैरेक्टर्स को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती, बट ऑब्वियसली जो वो सोच रहा है वो ऑडियंस को बताना होगा, तो ऑडियंस को पता चलता है। सो दैट इज सॉलिलकी। एंड उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस, जैसे हैमलेट की कोटेशन मैं हमेशा बोलती हूँ टू बी और नॉट टू बी। इस तरह की सिंपल सिंपल सी कुछ कोटेशंस को आप याद कर सकते हो, क्योंकि जब आप उनको अपने क्वेश्चंस में पुट करते हो, बट रेलेवेंस होनी चाहिए उस कोटेशन की। तो अगर कोई क्रिटिकल कमेंट आपको मिलता है, सपोज बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कुछ कहा है या किसी भी बड़े क्रिटिक ने शेक्सपियर के बारे में कहा है, तो उन कमेंट्स को आप याद कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको, जो मैंने पीछे वीडियो दी थी आपको ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराते हुए, उसमें पूरा शेक्सपियर का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है, वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एक सोर्स मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैं आपको बता देती हूं आपको कहाँ से प्रिपरेशंस करनी है। सो अगर आपके पास कोई भी लिटरेचर की सब्जेक्टिव बुक है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास हो भी सकती है और बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं भी हो सकती। सो जिनके पास वो बुक्स नहीं है वो कहाँ जाएं, वो विकीपीडिया पे जाएं। विकीपीडिया फिर भी एक ट्रस्टेबल सोर्स है, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है। एंड आपको पढ़ना कैसे है, आपको एक रीडिंग लगानी है, एक थरो रीडिंग लगानी है। एंड आपको ये नहीं है कि आपका ध्यान कहीं हो रहा है, आप सिर्फ रीड कर रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ रीड करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग के अंदर जाए, ठीक है। सो आपको फोकस होकर रीडिंग करनी है, तो आप विकीपीडिया से पढ़ सकते हैं। अगर आप शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर तो आपको स्पार्क नोट्स, SPARK, स्पार्क NOTES, स्पार्क नोट्स भी अगर आप खोलेंगे, शेक्सपियर भर भर के उस पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने दिया हुआ है। तो स्पार्क नोट्स एक फ्री सोर्स है जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ट्रस्ट करती हूँ विकीपीडिया, एक ही पेज में सब कुछ आ जाता है। जो भी आपको शेक्सपियर के बारे में पढ़ना, सब कुछ आपको एक ही पेज में मिल जाएगा, नहीं तो 3-4 लिंक्स उसमें साथ ही अटैच होते हैं। एंड दूसरा है स्पार्क नोट्स, तो इन दोनों जगह से आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, आप मेरी शेक्सपियर की वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से, जिससे आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी, एक आपको पता चल जाएगा कि शेक्सपियर की पूरी चीजें 1 घंटे के लेक्चर में। बट रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लिखने जाएंगे आपके दिमाग में अगर बहुत सारे सेंटेंसेस आपने रीड किए हैं तो वो आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो रीडिंग को आपने स्किप नहीं करना। आई नो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें ये सारी चीजें करवाई गई हैं, बट अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो वो आपके आंसर्स को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आपको वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। सो जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप पढ़ के जाएंगे उतने ज्यादा आपके माइंड
में एक शार्पनेस आएगी। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब चैनल्स को रेकमेंड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विकिपीडिया पे बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं। अगर आप हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड किसी भी एज या टाइम पीरियड को देखते हैं तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। सो आप क्या कर सकते हो, एक चैनल मैं आपको बता देती हूँ, स्टडी लवर्स नाम से एक चैनल है, कपिल सर हैं। सो ही टीच सो वेल एंड उनका कंटेंट ऑथेंटिक भी होता है एंड वेल रिसर्च भी होता है। तो आप कुछ कुछ वीडियोस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे अगर आप डालेंगे एलिजाबेथन एज, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। तो इस तरह के चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट हाँ, ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। कुछ चैनल्स जो हैं उनके पास ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने जो भी आपको रिसोर्सेज बताए हैं वो मैंने अपनी रिसर्च के थ्रू आपको बताए हैं चेक करके। सो आप उन जगहों पे जाएं, विकिपीडिया पे जाएं, स्पार्क नोट्स पे जाएं, आपको गलत कंटेंट नहीं मिलेगा। बट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको कंटेंट तो प्रोवाइड करती हैं बट वो गलत कंटेंट होता है, ठीक है। सो अब ये सब पढ़ते समय आप कुछ शॉर्ट पॉइंट्स को भी नोट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा जब भी आप कुछ रीड कर रहे हैं आपको अपनी नोटबुक लेके बैठनी है, क्योंकि आप सिर्फ रीड करते जाएंगे एंड कुछ भी नोट नहीं करेंगे तो रिवीजन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। सो रिवीजन के लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिसमें पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं। लास्ट में आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। सो रोज आपको 2 से 3 क्वेश्चन लिखकर देखने हैं एंड खुद उसको एनालाइज करना है। एक बार लिखने के बाद आपको चेक करना है कि क्या वो अप्रोप्रिएट लग रहा है या उसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने की हैं। आई नो कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम अगर मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मुझे पता होंगी तो मैं करूंगा या करूंगी ही क्यों। बट ट्रस्ट मी, जब मैं प्रिपेयर करती होती थी, जब मैं कॉलेज में थी, मैं लिख के देखती थी एंड उसको 2 बार 3 बार पढ़ती थी तो मेरे को अपने आप ही ये पता लग जाता था कि ये गलत है, इसमें कुछ गड़बड़ है। एंड फिर मैं किसी से भी बात करके उसकी क्लैरिफिकेशन या उसमें गलतियां निकाल लेती थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट आपको पढ़ना जरूर है, जो भी आपने लिखा है उसको देखना जरूर है, एक बार उसमें गलतियां निकालने की कोशिश करनी है और ये देखना है कि वो कितना अप टू द मार्क लग रहा है। क्योंकि कल दिन आप भी एक टीचर बनने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट्स करते हैं आप तो टीचर हैं, आप तो टीचर हैं। मैं टीचर नहीं हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं। सो आप भी कल दिन टीचर बनने वाले हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि आपने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। सो हमें अपने माइंड को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है एंड तो हमेशा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, अच्छा क्वेश्चंस की चिंता मत करो, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी कि किस तरह कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। सो आपको क्या करना है, आपको टाइम नोट करना है कि एक क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है एंड इस बेस पे प्रिपरेशन करनी है कि कल दिन आपको जब रियल एग्जाम में बैठना है तो 15 लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने हैं। एग्जाम में हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा टाइम से पहले एग्जाम खत्म हो, ना कि टाइम से बाद में, ताकि अगर हमारी कोई गलतियां रह भी गई हैं हम उसको देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन छूट गया है या कुछ गलत हो गया है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हम आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्योंकि अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी लिखने की आदत छूट गई होगी। सो प्रैक्टिस करने से, टाइमर लगाने से क्या होगा, हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हमारा हाथ नहीं दुखेगा एग्जाम में, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अभी आप लिख के देखो, आपका हाथ दुखने लगेगा अगर आप जनरली डेली नहीं लिख रहे हो। टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं होगा कि मैम मेरे तो 10 ही क्वेश्चन हुए, 15 नहीं पूरे करके आए। जैसे मैं पिछले बार के स्टूडेंट्स ने ये बताया मैम 11 ही क्वेश्चन हुए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने 16-16, 17-17 क्वेश्चन लिख दिए। वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने छांट लो क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन लिखो जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपके फर्स्ट 15 क्वेश्चन ही चेक होंगे, जो भी आपने सबसे पहले 15 क्वेश्चन किया उसके बाद 16-17 चेक नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं आप वो ही लिखो। अगर आपको सपोज लास्ट क्वेश्चन आता है आप उसको पहले लिखो, वो आपका चेक होगा, ठीक है। सो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है एंड सेंटेंस फॉर्मेशन में भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है दिमाग में चीजें तो हैं बट उसके सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत होती है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी अगर आप डेली 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो एक रिकैप कर लेते हैं, आपको करना क्या है। आज से आपको रीडिंग शुरू करनी है अगले 2 दिन, यानी कि आज का दिन तो ऑलमोस्ट गया ही।
थर्सडे इवनिंग तक, यानी कि वेंसडे एंड थर्सडे इवनिंग तक आप दोबारा से इस वीडियो में आएंगे। इस वीडियो के नीचे मुझे आप लिख के बताएंगे कि मैंने शेक्सपियर को पूरा रीड कर लिया है, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको रीड करना है। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, उनको आपको लिखना है, आपको 10 मार्क्स के हिसाब से आंसर बनाना है। आप ऑलरेडी इतने मैच्योर हो कि आपको पता है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितना लिखना है। सो आप अपने रजिस्टर के, अगर अच्छा बड़ा रजिस्टर है, उसके 2 से 2.5 पेज लिखने की कोशिश करो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अगर आप टाइट टाइट लिखते हो, खुला खुला लिखते हो, सो 3 से 4 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे। बाकी आप खुद एनालाइज करो। एंड फिर नेक्स्ट वीक से हम रोमांटिक एज कवर करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एमए इंग्लिश कर लेते हैं, बट उनका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं होता, वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट डरने की बात नहीं है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज में राइटिंग स्किल्स भी सिखाई हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए जब आपके पास टाइम कम है। जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है उनको टेंसेस रिवाइज करने चाहिए, बिकॉज टेंस जो है उसको कहा जाता है लैंग्वेज का सेकंड बेस, ठीक है। सो वो बेस है किसी भी लैंग्वेज का। तो टेंसेस आपको रिवाइज करने हैं। आपको क्या करना है, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं एंड 5 सेंटेंसेस को सारे टेंसेस में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उनके चारों सेक्शंस में आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई ईट फूड, ठीक है। पहले आप फॉर्मेशन समझोगे, वो जो कि आपने ग्रामर की क्लासेस में समझी भी है ऑब्जेक्टिव पेपर के दौरान, बट उसको रिवाइज करो। आई ईट फूड आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, आई एम ईटिंग फूड आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, आई हैव ईटन फूड आपका परफेक्ट हो गया, एंड आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर लास्ट 25 ईयर्स या फिर सिंस चाइल्डहुड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इस तरह से आपको पास्ट में इसको कन्वर्ट करना है, इसी तरह से फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर का लास्ट टेंस आप छोड़ सकते हो, वो जनरली हमारे राइटिंग में बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। तो 3 पोर्शन आप उसके कर सकते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। सो इस तरह से आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की एक प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको हार्डली 15 मिनट लगेंगे। तो सुबह उठते ही आप एक बार अपनी टेंसेस की प्रैक्टिस कर लो। ऐसा करने से आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक्स ज्यादा की तो भी आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि आपको एक सही सेंटेंस स्ट्रक्चर आना जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अदरवाइज एग्जामिनर आपको पास नहीं करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अगर आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है बट आपकी बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, सो ऐसे इंसान को, ऐसे स्टूडेंट को वो कल दिन टीचर नहीं बनाएंगे। साथ ही आपको रीडिंग जब करनी है, पूरे फोकस से रीडिंग करनी है, वो भी आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि हमारा माइंड बना ही इस तरह से है, हम जिस चीज को फोकस से देखते हैं वो उस चीज में ढल जाता है, वो उसको रिपीट करने लगता है, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे मेरी तरफ से। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बट आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद प्रिपेयर करके देखो। जब आप इतना कुछ पढ़ लोगे तो आप इसके, इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के देखो, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको डर नहीं लगेगा कि यार मैंने तो ऐसा कोई क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा है तो आपको उसमें आसानी मिलेगी। सो सबसे पहले कैरेक्टर एनालिसिस, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है हैमलेट का। हैमलेट के कैरेक्टर को आप एनालाइज करोगे 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए, जिसमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे हैं, उसके अंदर हमेशा एक डाउट रहता है, टू बी और नॉट टू बी। वो कभी भी कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाता। उसके अंदर मोटिवेशन आता है बट वो उस मोटिवेशन को लूज कर देता है। वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ डिसीजन नहीं ले पाता, और उसकी जो इनडिसिसिवनेस है उसके कारण जो है एक ट्रेजिक आउटकम होता है कि लास्ट में सब लोग मर जाता है एंड हैमलेट भी मर जाता है। सो ये सारी स्टोरी के बेस पे, आपने स्टोरी तो हैमलेट की पढ़ी है, इस क्वेश्चन को आप आंसर करोगे। मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया। एंड क्वेश्चन को किस तरह से आंसर किया जाता है उसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्टरी फेज होता है, एक उसकी मेन बॉडी एंड एक कंक्लूजन। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी एंड मैं कोशिश भी करूंगी इन क्वेश्चंस के आंसर आपके साथ डिस्कस करूं, बट पहले आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये पेपर सब्जेक्टिव है, ये सुनने से काम नहीं चलेगा, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रेजिक फ्लो के ऊपर।
एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिक फ्लो इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में कौन कौन से ट्रेजिक फ्लोज होते हैं जिसकी वजह से करेक्टर्स को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली मैकबेथ के लिए मैंने इसमें क्वेश्चन दिया है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से घुमा सकते हो। आप शेक्सपियर के सारे ट्रेजिक फ्लोज के बारे में बात कर सकते हो, सिर्फ मैकबेथ नहीं, आप किंग लियर के बारे में, ओथेलो के बारे में, हैमलेट के बारे में भी बात कर सकते हो। फिर उसके बाद थीम्स एंड मोटिव्स, तो मैकबेथ से ये क्वेश्चन मैंने लिया है, एग्जामिन द रिकरिंग थीम्स ऑफ पावर, एम्बिशन एंड द सुपरनैचुरल इन मैकबेथ। सो डेफिनेटली ये सारी थीम्स शेक्सपियर के मैकबेथ में हमें दिखाई देती हैं। मैकबेथ जो है वो बहुत एम्बिशियस है, इसी वजह से वो किंग डंकन को मारता है, उसकी वजह से ही वो सारे गलत काम करता है। पावर का लालच उसके अंदर है, एंड पावर क्या क्या गुल खिलाती है, एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स तो सबसे पहले ही उसमें दिखाई देते हैं, जिसमें 3 चुड़ैले हैं, विचेस हैं, एंड जो विचेस हैं वो कुछ भविष्यवाणी करते हैं। तो आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपने रीडिंग कर ली, बाकी एक वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगी कि किसी भी क्वेश्चन को इजीली कैसे आंसर किया जाता है, बट पहले आप प्रैक्टिस करोगे। मीनवाइल मैं कल या परसों तक आपको वो वीडियो देने की कोशिश करूंगी। ड्रामेटिक टेक्निक्स के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, डिस्कस द यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के प्ले में कहां कहां पर आपको आयरनी दिखाई देती है। हाउ डज दिस टेक्निक एनहांस द ऑडियंसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर एंड प्लॉट। सो इस क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना है, कैरेक्टर एंड प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड प्लॉट कैसे एक दूसरे के साथ मर्ज होकर ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करते हैं। तो ड्रामेटिक टेक्निक्स के बारे में आपको लिखना है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अब ये बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन है। हाउ डज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिजाबेथन इंग्लैंड इन्फ्लुएंस शेक्सपियर्स पोर्ट्रेयल ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स इन प्लेज लाइक जूलियस सीजर एंड रिचर्ड III। अब ये हिस्टोरिकल प्लेज हैं इनके, एंड किस तरह से इंग्लैंड का बैकग्राउंड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है शेक्सपियर को इन प्लेज की कहानी लिखने में। तो ये आपको कहानी से पता ही चल गया होगा, रिचर्ड III की कहानी आपने पढ़ी होगी, एंड जूलियस सीजर की भी। नेक्स्ट है जेंडर रोल्स। तो फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर का। शेक्सपियर के फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन मिलने के चांसेस होते हैं। एनालाइज द पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्लेज, कि जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो लेडी मैकबेथ है, चाहे वो ओफिलिया है, चाहे वो कोई भी फीमेल कैरेक्टर है, उनके एग्जाम्पल्स दे के आपको बताना है, ठीक है, कि किस तरह से वो कैरेक्टर्स को शेक्सपियर ने एक्सप्लेन किया है, एंड हाउ डू दे चैलेंज और रीइंफोर्स सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ विमेन। ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज एंड स्टाइल के ऊपर, डिस्कस शेक्सपियर्स यूज ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग मेटाफर्स, सिमिलीज। अब यहाँ पर आप कोटेशंस दे सकते हो, तो इसका आप रट्टा लगा सकते हो। आप किसी भी ऑथर के लैंग्वेज एंड स्टाइल को पढ़ सकते हो, क्योंकि वही चीज घुमा फिरा के आपको लिखनी है। आप उसको बस शुरू अलग अलग तरह से करते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बट बाकी सारी चीजें सेम होती है। सो ये हमें लिखना है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से आउट ऑफ द वे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। परफॉर्मेंस एंड एडेप्टेशन। सो जिस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स में उन्होंने पूछ लिया था अमेरिकन हीरो के बारे में, कि ये जो एक प्ले उन्होंने पूछा था कि इसको मूवी में जब कन्वर्ट किया था उसमें स्टार कास्ट कौन थी। सो इस तरह के क्वेश्चंस जब उन्होंने पूछे हैं तो सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। सो हाउ हैव शेक्सपियर्स प्लेज बीन अडेप्टेड एंड रीइंटरप्रेटेड फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। किस तरह से शेक्सपियर के प्लेज को आने वाली जनरेशन, यानी कि एलिजाबेथन एज के बाद जैकोबियन एज में, या रोमांटिक एज में, या फिर आपकी रेस्टोरेशन एज में, विक्टोरियन एज में, किस किस तरह से शेक्सपियर के प्लेज को अडेप्ट किया गया, उसकी आपको पूरी लिस्ट विकिपीडिया पे मिल जाएगी। तो उसके बारे में आपको लिखना है। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व्ड इन सच अडेप्टेशन। सो बहुत सारे टाइम पीरियड्स ऐसे थे जिन्होंने शेक्सपियर को फॉलो नहीं किया, जैसे रेस्टोरेशन पीरियड में किसी ने भी शेक्सपियर को फॉलो नहीं किया था, बट उसके बाद वाले टाइम पीरियड में फिर से जब मॉडर्न ड्रामा शुरू हुआ तो शेक्सपियर को फिर से फॉलो किया जाने लगा, तो एंड बहुत सारे उनके वर्क्स को अडेप्ट करके नए वर्क्स लिखे गए। सो इसके बारे में आप एक आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। इसको आप विकिपीडिया से अगेन पढ़ सकते हो, या ये सेम एज इट इज डाल दोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, बाकी मैं भी आपको करवाऊंगी।
शेक्सपियर्स इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, शेक्सपियर के ऊपर किस किस चीज का इन्फ्लुएंस था, हाउ हैव हिज प्लेज एंड कैरेक्टर शेप द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा एंड स्टोरी टेलिंग, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन शेक्सपियर का रहा है एज ए ड्रामेटिस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। द रोल ऑफ द फूल, फूल्स का क्या रोल है, एनालाइज द रोल ऑफ द फूल इन शेक्सपियर्स प्लेज। सो बहुत सारे शेक्सपियर के प्लेज में आपको फूल दिखाई देते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो कॉमिक रिलीफ के लिए यूज किए जाते हैं। सो कॉमिक रिलीफ भी आपको पता होना चाहिए क्या है, सच एज किंग लियर, ठीक है। हाउ डू दीज कैरेक्टर्स सर्व एज बोथ कॉमिक रिलीफ एंड सोशल कमेंट्री। तो ये जो रोल है मैडमैन या फूल्स, इस तरह के कैरेक्टर शेक्सपियर के प्लेज में दिखाई देते हैं, वो किस तरह से कॉमिक रिलीफ को इंट्रोड्यूस करते हैं प्ले में, एंड किस तरह से वो एक सोशल कमेंटेटर की तरह भी प्ले करते हैं, ठीक है। सो ये 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें प्रीवियस ईयर्स का डाला है जो कि पिछले सालों में एचपीएससी ने पूछा था। इन व्हाट वेज डिड द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर चेंज द फेस ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड, इलैबोरेट। सो किस तरह से विलियम शेक्सपियर की एज यानी कि पूरी एलिजाबेथन एज ने इंग्लैंड में ड्रामा का फेस चेंज किया है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम शेक्सपियर के अलावा अदर ड्रामेटिस्ट की भी बात करेंगे, 7 यूनिवर्सिटी विट्स की बात करेंगे। उसके अलावा इस एज में ड्रामेटिस्ट के ऊपर किन किन ऑथर्स का इन्फ्लुएंस था, वो सारी चीजें भी बात करेंगे। एंड जो एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने किस तरह से बाकी के लोगों को इन्फ्लुएंस किया, वो भी इस क्वेश्चन का एक पार्ट बन सकता है। सो ये 11 क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखकर डरना मत, आपको 1, 2, 3 जितने क्वेश्चंस एक दिन में आप सॉल्व कर पाओगे उस तरह से करना। मेरी तरफ से ये है कि 2 से 3 क्वेश्चंस आप जरूर लिखना, चाहे आप गलत लिखो, बट आपको धीरे 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 उस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। गलत लिखने के बाद ही सही होता है। सो डरना नहीं है, आपसे जितना लिखा जाता है उतना लिखो। मेरे से भी जो हेल्प हो पाएगी मैं वो करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि मैम मुझे यहाँ दिक्कत आई, मैं उसका सोल्यूशन करने की, आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड स्टे ट्यून टू यूजीसी प्लगइन। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।